हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्म अंडरराइटिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इनका थियरी देखा कि फर्म अंडरराइटिंग होती क्या है। ठीक है, तो अब एक चार्ट के तौर पे हम देखेंगे कि फर्म अंडरराइटिंग में दो बेनिफिट्स है। एक बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। एक इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को बेनिफिट दिया जाता है और दूसरे जगह में द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। तो बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को नहीं दिया जाता। देन नॉट ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। जब यहाँ पे अंडरराइटर्स को बेनिफिट दिया जाता है तो कुछ ट्रीटमेंट जो है अनमार्क्ड एप्लीकेशंस ट्रीट नहीं किए जाते। ठीक है, एंड जब बेनिफिट नहीं मिलता है तो ट्रीटेड एज मार्क्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अगर ये थियरी पूरा जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, और वहाँ पे हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखिए सीरीज में। तो चलिए इसका आज हम कैलकुलेशन देखेंगे, इलिस्ट्रेशन जो है कैसे होता है, और ये कैलकुलेशन जो है फर्म अंडरराइटिंग का जब फुल्ली सब्सक्राइब होता है तो उनके इलिस्ट्रेशंस कैसे होते हैं। So, Rosie Limited made a public issue of 4 lakh equity shares of rupees 10 each, rupees 2 payable on application. The entire issue was underwritten by 5 underwriters as follows: A 25%, B 25%, C 25%, and D 10%, and E 15%. राइट, तो A B C D E ऐसे 5 अंडरराइटर है। The underwriters, under the underwriting terms, a commission of 2% was payable on the amount of underwritten. जिन इन्होंने जो 5 लोगों ने जो भी कमिटमेंट किए हैं उनका 5% उन्हें देना है, सॉरी उनका 2% उन्हें देना है। Further, the underwriter was at liberty to apply during the tenure of public issue for any number of shares in which a case he was entitled to a brokerage equal to 0.5% of the par value of shares so applied for. तो वो ड्यूरिंग दी टेन्योर कभी भी फर्म अंडरराइटिंग कर सकते हैं, राइट, फॉर एनी नंबर ऑफ शेयर्स इन विच केस ही वॉज एंटाइटल टू अ ब्रोकरेज इक्वल टू 0.5%। जो भी ब्रोकरेज है जो इक्वल टू 0.5% है एट पार वैल्यू ऑफ शेयर्स अप्लाइड, उनके लिए वो फर्म अंडरराइटिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड वर टू बी एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रबर स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर who was to be given credit for the number of applications received bearing his rubber stamp. So application जो receive किया है वो analyze करेंगे on the basis of rubber stamp। जैसे कि rubber stamp होगा तो marked होगा, rubber stamp नहीं होगा तो unmarked होगा। Application received which did not bear any rubber stamp were considered as direct application, that is unmarked application। पहले हम इन्हें unmarked application बोलते थे बट अभी marked direct applications बोलेंगे, और ये जाएगा सीधे सीधे क्रेडिटेड टू ऑल द अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव अंडरराइटिंग कमिटमेंट। सारे अंडरराइटर्स को ये दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली कंपनी में आया है विदाउट एनी मार्क या फिर विदाउट एनी रबर स्टैम्प, तो वो सारे जो 5 अंडरराइटर्स है उन सारे अंडरराइटर्स को उनके रेशियोज के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। If any such credit being given, a surplus was a result in respect of any underwriter as compared to his commitment, such surplus was to be distributed among the remaining underwriter in the ratio of the respective underwriting. अगर किसी अंडरराइटर का सरप्लस हो रहा है, उनको अगर 1000 शेयर्स करने थे, 1000 का कमिटमेंट था और उन्होंने 1200 किया, तो ऐसे जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस है वो बाकियों में बटेंगे, ना कि जिनका ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुका है या उनका कमिटमेंट फुलफिल हो चुका है। As a result of the issue of the following applications were received. So rubber stamp जहाँ पे bear किया है, मतलब rubber stamp bear किया है, ए ने रबर स्टैम्प का ए की तरफ से जो स्टैम्प एप्लीकेशन है वो है 1,02,000, बी की तरफ से जो रबर स्टैम्प किया हुआ एप्लीकेशन है वो 95,000 है, सी की तरफ से 60, डी की तरफ से 32, ई की तरफ से 51, और 10,000 शेयर्स में कोई भी रबर स्टैम्प नहीं मारा गया, यानी वो सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन है और वो कंपनी को डायरेक्टली बिना किसी रबर स्टैम्प के मिला है। Included in the number of application mentioned against D in the above table was an application made by D himself for 10,000. अब
ये जो 10,000 इंक्लूड किया गया है वो डी ने अपने लिए 10,000 एप्लीकेशंस किए हैं. सो इंक्लूडेड in the number of applications mentioned against D in the above table was an application made by D himself for 10,000 share. The underwriters were informed of the amounts due to or from them the amount were duly received or paid. Show with the aid of necessary workings the entry records the amount so received or paid. So journal entry पहले करेंगे हम solution में. अब आपको ये कंफ्यूजन हुआ रहेगा कि सर ये क्या चीज़ है. तो जो डी ने अप्लाई किया है उसमें 10,000 शेयर्स का भी उनका एक फर्म एप्लीकेशन गया है, फर्म अंडरराइटिंग गया है. तो अभी चलिए कैलकुलेशंस देखेंगे तो शायद हमें सिनेरियो याद आएगा और हम सिनेरियो वाइज जर्नल एंट्रीज करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट, ब्रोकरेज ऑन शेयर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. कितने इक्विटी शेयर्स है? अब ये जो वर्किंग नोट है फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलम, ठीक है, अब ये वर्किंग नोट के हिसाब से ही सबका अपना अपना एंट्री